हेलो दोस्तों, जीएस बूस्टर्स में आपका स्वागत है। ये मेरा पहला वीडियो है। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ मैं पीसीएस का जो भी फैक्ट का पोर्शन है वो कवर करता हुआ चलूँ। हर सब्जेक्ट का जो भी क्रिटिकल जो क्वेश्चंस रहते हैं उन क्वेश्चंस को कैसे निकाल के हम ला सकते हैं, उस पे प्रत्येक टॉपिक पे मैं चाहता हूँ नोट्स मतलब अपना नोट्स में शेयर करूँ आपको। और ये आपको ये बताना रहेगा, रिव्यू देना रहेगा कि कैसा रहेगा। जो अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं इसे कंटिन्यू कर दूंगा, नहीं तो फिर जानते तो हैं ही आप, समय की बहुत समस्या रहती है। चलिए तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इसमें हमने भारत की जो शिक्षा प्रणाली रही है अभी तक की, इसमें क्या क्या सुधार हुए हैं उस चीज़ को मैं बताने का प्रयास करता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर देखिए, मैंने सबसे पहले भारत में एजुकेशन टॉपिक डाला है, भारत में शिक्षा। तो इसमें सबसे पहले देखिए सबसे पहले क्या होता है, कलकत्ता में क्या होता है, एक मदरसे की स्थापना होती है 1781 में। 1781 में मदरसे की स्थापना होती है। किसने करी? वारेन हेस्टिंग, जो भारत के बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट है कि भारत का प्रथम जो गवर्नर जनरल कौन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, भारत का प्रथम वायसराय कौन है। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? वारेन हेस्टिंग साहब थे। इन्होंने ही 1781 में कलकत्ता में मदरसा की स्थापना करी। उसके बाद 1784 में इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना? सर विलियम जोन साहब करते हैं। 1784, 1781, फिर 1784, फिर उसके बाद 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है। ये फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना क्यों करी जाती है? तो ये लॉर्ड वेलेजली के द्वारा करी जाती है, ताकि जो आईसीएस की जो ट्रेनिंग लंदन में हो रही है वैसी ही ट्रेनिंग कहाँ प्रोवाइड कराई जा पाए, तो इंडिया में प्रोवाइड कराए। तो कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली के द्वारा करी जाती है। देखिए ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ भी सकते हैं, और इसको मतलब बिल्कुल रट के चलिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कलकत्ता में 1815 में, देखिए 1800 के बाद 1815 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की जाती है। हिंदू कॉलेज की स्थापना कौन करते हैं? तो राजा राम मोहन राय, जिसको मैंने RRR लिखा है, राजा राम मोहन राय हैं, डेविड हेयर साहब हैं, और हाइड ईस्ट साहब हैं। ठीक है, इन तीनों के नाम इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है राजा राम मोहन राय का। उसके बाद 1820 में एक बिशप कॉलेज की स्थापना करते हैं डेविड हेयर भारत में शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम करते हैं। ठीक है, और ये इसके मतलब प्रिंसिपल भी रहते हैं हिंदू कॉलेज के। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कलकत्ता की जो संस्थाएं बनी थी उसके बारे में। फिर उसके बाद एक बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन साहब करते हैं 1792 में। ये कहाँ कर रहे हैं? बनारस में कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद बात करेंगे कि जैसे स्कूली शिक्षा के माध्यम से अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया जाए, या कह सकते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा को पढ़ाने के लिए स्कूल का एक माध्यम के तौर पे किसने लिया था? तो ये चार्ल्स ग्रांट साहब थे। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए तो सीधे सीधे क्वेश्चन यही ऐसे ही आएगा, तो वो चीज़ हो जाएगी। उसके बाद है भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? कि इंग्लिश को सबसे पहले प्रायोरिटी किसने रखी? तो लॉर्ड मैकाले ने 1835 में। ठीक है, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत। अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत ये कहा था इन्होंने कि हमें क्या करना है, उच्च स्तर के जो, जैसे मान लीजिए यूनिवर्सिटी के स्तर पे है, तो यूनिवर्सिटी के स्तर पे हम क्या करेंगे? अंग्रेजी शिक्षा दे देंगे। फिर जब यूनिवर्सिटी का जो भी बंदा यूनिवर्सिटी सीखेगा, फिर उसके जो बच्चे होंगे वो धीरे धीरे अंग्रेजी बोलना सीखना शुरू कर देंगे। या वो जब अपने समाज में जाएगा इंग्लिश बोलेगा, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, छन छन के वो इंग्लिश जो है पूरे समाज में फैल जाएगी। बड़ा मतलब अजीब ही सिद्धांत था, लेकिन इसको लागू भी किया जाता है। किसके द्वारा लागू किया जाता है? तो ये चार्ल्स ऑकलैंड के समय में सरकारी नीति के रूप में सोचिए लागू हो गया। क्या? अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए ये जो हमने ऊपर का बताया, ये शिक्षा से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन है जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ये कहीं भी किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं, इसको प्री और मेंस दोनों के स्तर पर देखा जा सकता है। जैसे 1800
54 में आया चार्ल्स वुड डिस्पैच। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आया था? तो 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा आया था। ठीक है, वुड की अध्यक्षता में आया था। इसमें कितने अनुच्छेद थे? 100 अनुच्छेद थे। अच्छा, चार्ल्स जो वुड डिस्पैच आया, इसमें कहा गया कि जो पाश्चात्य शिक्षा है इसको बढ़ावा दिया जाएगा, और शिक्षा में दर्शन का जो प्रभाव है उसको भी बढ़ावा दिया जाएगा। मतलब दोनों चीज़ें, देखिए, पाश्चात्य शिक्षा और शिक्षा दर्शन दोनों का प्रचार की बात करी गई। और इसमें कहा गया कि उच्च शिक्षा का माध्यम क्या होगा? अंग्रेजी होगी। ठीक है, इसमें देसी शिक्षा का जो प्रसार की बात करी गई वो बहुत ज़्यादा नहीं करी गई, लेकिन इसमें ये जरूर कहा गया था चार्ल्स वुड डिस्पैच में कि उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रहेगी। फिर उसमें माध्यमिक शिक्षा की थोड़ी बहुत बात करी गई, उच्च शिक्षा। लेकिन यहाँ पर देखिए एक मिसिंग चीज़ लग रही है, वो प्राथमिक शिक्षा है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या थी? 5वां पॉइंट कि स्त्री शिक्षा की बात करी गई थी, वुमेन्स एजुकेशन के बारे में इसमें चार्ल्स वुड डिस्पैच में बताया गया था। और लंदन की तर्ज पे इसी चार्ल्स वुड डिस्पैच आया। उसके बाद लंदन की तर्ज पर 3 विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, एक कलकत्ता विश्वविद्यालय, एक मद्रास विश्वविद्यालय और एक बम्बई विश्वविद्यालय। देखिए मैंने तीनों एकदम, ताकि आपके इमेज में रहे कि भाई यही देखिए 3 प्रमुख केंद्र थे, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई। तो यहीं पर सबसे पहले यहाँ पर यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय की स्थापना भी होती है। किसकी तर्ज पे? लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पे। उसके बाद देखिए 1854 में जो चार्ल्स वुड डिस्पैच आया, उसकी समीक्षा के लिए 1881 में हंटर कमीशन आया। ये किसके काल में आया था? लॉर्ड रिपन के काल में आया। ठीक है, 1882 से 83 तक इनका समय रहता है। और इसमें सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमीशन आया। इसने क्या किया? इसने प्राथमिक शिक्षा पर अधिक बल दिया। इसने कहा कि भैया ऐसा है, जो हम लोग छोड़ के चले आए हैं, सबसे पहले जो मूल शिक्षा है वो प्राथमिक स्तर पर होनी चाहिए। और इसने माध्यमिक शिक्षा को भी बढ़ावा दिया, इसमें उच्च शिक्षा के लिए उतना ज़्यादा नहीं था। और हंटर कमीशन ने एक बहुत बड़ी बात करी कि इसने प्राइवेटाइजेशन को प्रोत्साहन दिया, कि मतलब निजी क्षेत्रों के स्कूल खोले जाएं। इसी तर्ज पे पंजाब विश्वविद्यालय। देखिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा याद करने से नहीं होता, लेकिन इसको बार बार जो अगर इसी वीडियो को देख लेंगे या बार बार इसको मतलब बना के रख लेंगे ऐसे, तो याद हो जाएगा। 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में करी गई। और प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना बेंगलोर में 1887 में ही करी गई थी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं रेलवे कमीशन आया। रेलवे आयोग आया, कब आया? 1902 में आया। सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में आया। किसकी अध्यक्षता में? सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में। इस समय लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, लॉर्ड कर्जन थे। इस रेले कमीशन में अन्य सदस्य कौन थे? गुरुदास बनर्जी और सैयद बिलग्रामी। ठीक है, अब इसमें जो रेले कमीशन आया, इसमें मुख्यतः जो परिवर्तन हुए वो राजनीतिक थे, कोई बहुत बड़ा ऐसा परिवर्तन नहीं था। बस इसमें इतना ही याद रख लें, जो अगर रेले कमीशन कब आया? 1902 में। किसके काल में आया? कर्जन के समय में आया। और इसने जो रेले कमीशन था, इसने क्या किया? जो 1901 में जो विश्वविद्यालय के अधिकारी थे उनका एक सम्मेलन कराया शिमला में, और ये चीज़ उसमें कर दी। ठीक है, उसके बाद विश्वविद्यालय पे गवर्नमेंट का नियंत्रण ज़्यादा बढ़ा दिया गया और गवर्नर को निषेधाधिकार दिया गया। ठीक है, किसी भी फैसले पर वो निषेध कर सकता था। ये इसमें मतलब कुल मिला के पावर किसको दे दी जा रही है? गवर्नर के पास, सरकारी नियंत्रण के पास ज़्यादा पावर है। उसके बाद आता है सैडलर कमीशन। सैडलर आयोग 1917 में आया। लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे इस समय। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर एम सैडलर साहब थे। इसके अन्य सदस्य आशुतोष मुखर्जी, देखिए ये नाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आशुतोष मुखर्जी का, और जियाउद्दीन अहमद साहब थे। उसके बाद है ये जो सैडलर कमीशन बना था, मुख्यतः बना था कलकत्ता विश्वविद्यालय की जो समस्याएं थीं उनका अध्ययन करने के लिए बना था, और स्कूली शिक्षा में 12वीं तक। ठीक है, और उसके बाद विश्वविद्यालय एजुकेशन, ये बात इसमें कही गई थी कि 12वीं तक स्कूली शिक्षा मानी जाएगी, उसके बाद सीधे माना जाएगा कि हम विश्वविद्यालय में हैं। 12वीं तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना भी करी गई। और इसी सैडलर कमीशन के द्वारा बहुत सारे मतलब विश्वविद्यालयों में कुलपति, प्रत्येक विश्वविद्यालय में अब कुलपति का एक पद सृजित कर दिया गया। और इसके द्वारा देखिए कितने विश्वविद्यालय बन रहे हैं। सबसे पहले मैसूर विश्वविद्यालय 1916 में बना, बनारस विश्वविद्यालय 1916 में बना, फिर उसके बाद 1917 में पटना विश्वविद्यालय बनता है, और 1920 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय बनता है, और 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय, और 1921 में ही ढाका विश्वविद्यालय। ये आपको लग रहा होगा बहुत टफ है, लेकिन पता है एक दो बार ये जब देखेंगे या पढ़ेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। बस इसको मैं आपको अपने टेलीग्राम पे इसको दे दूंगा नोट्स का, तो वो चीज़ आप कर लेंगे वहाँ से। इंच कैप आयोग किसका है? तो लॉर्ड रीडिंग का। देखिए
रीडिंग लेने के लिए इंच का प्रयोग किया जाता है ना, तो इंच कैप आयोग किसका है? लॉर्ड रीडिंग का। बस ये याद रखना है 1923 में आया था। फिर उसके बाद छठी कमेटी आती है हार्टोंग समिति। हार्टोंग समिति लॉर्ड इरविन के समय में आई थी 1929 में, ठीक है। ये हार्टोंग समिति जो थी उसने सबसे ज़्यादा फोकस किया प्राइमरी एजुकेशन में, और इसने प्राइमरी एजुकेशन में भी सबसे ज़्यादा फोकस किया ग्रामीण शिक्षा पर, कि ग्रामीण जो मिडिल स्कूल हैं इनको जो है व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ दिया जाए, ठीक है। क्योंकि ग्रामीण के बच्चे जैसे पढ़े फिर उसके बाद उनको व्यवसाय सिखा दिया गया, तो वो अपना व्यवसाय में लग गए। उसके बाद है उच्च शिक्षा के लिए केवल जो योग्य, बहुत योग्य लोग हैं उन्हीं को दिया जाए मौका, ठीक है, वहाँ पर। और इस सलाह पर केंद्रीय सलाहकारी बोर्ड का गठन किया गया 1935 में, ठीक है। अगला देखते हैं वर्धा प्लान। ये तो सबको पता होगा कौन लाया था वर्धा प्लान, तो ये गांधी जी लेके आए थे, ठीक है। गांधी जी वर्धा प्लान लेके आए थे, ये बात देखिए। अब उसके बाद देखिए वर्धा प्लान गांधी जी ने बोला था, लेकिन इसको जाकिर हुसैन ने पेश किया था। मतलब हरिजन और अन्य लेख, हरिजन पत्रिका में अपने लेख लिखते थे। जाकिर हुसैन ने बताया था कि गांधी जी का एक वर्धा प्लान है, ठीक है। इसमें 7 से 14 कहा गया था, 7 से 14 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं उनको फ्री से सब एजुकेशन दी जाए, और अनिवार्य रूप से एजुकेशन दी जाए, क्योंकि बच्चे ही क्या होते हैं? भविष्य होते हैं किसी भी देश का। और शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? मातृभाषा को बनाया जाए, और जो व्यवसाय है वो रुचि के अनुसार दिया जाए। उसके बाद क्या होता है, आती है सार्जेंट योजना 1944 में। देखिए अब हमारा देश भी लगभग 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के बाद सार्जेंट योजना ये आ रही है। लॉर्ड वेबल उस समय होते हैं, ठीक है। वेबल प्लान भी आता है उसी समय। तो ये सार्जेंट योजना शिक्षा से रिलेटेड आती है, तो इसकी अध्यक्षता जॉन सार्जेंट ने करी थी। और इन्होंने यही गांधी जी वाला बात थोड़ी सी, 7 से उन्होंने कहा था 14, इन्होंने कहा 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य एजुकेशन दी जाए। और जो उच्च शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा के साथ साथ यहाँ पर क्या दिया जाए? व्यावसायिक शिक्षा की बात करी जाए। और ये योजना 1947 तक चलती है। अब देखिए ये हमने पढ़ लिया, ठीक है, पूरा। अब इसको 1-2 बार पढ़ना देखो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पीसीएस घुस के पूछ लेता है, ठीक है। उसके बाद देखिए हमने इसकी समरी दे दी है। 1854 में चार्ल्स डिस्पैच आया, हायर एजुकेशन के लिए वुमेन एजुकेशन की बात कर दी गई। और फिर उसके बाद 1881 में हंटर कमीशन आया, रिपन प्राइमरी एजुकेशन की बात करी, व्यवसायिक शिक्षा की बात करी, और स्कूलों का प्राइवेटाइजेशन की बात करी। पंजाब यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और प्रथम लॉ कॉलेज इसी से बना। 1902 में रैले कमीशन विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण ज़्यादा हो गया, कर्जन के समय में आया। 1917 में सैडलर आयोग आया चैम्सफोर्ड के समय में, और इसमें क्या है? कलकत्ता यूनिवर्सिटी की समस्याओं से रिलेटेड था। त्रिवर्षीय स्नातक की बात करी थी, कि महिला शिक्षा की बात करी गई थी। यूपी बोर्ड में मतलब बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का गठन भी किया गया था। देखिए हमने ये सारा बना दिया। मैसूर है, जैसे पटना है, बनारस है, अलीगढ़ है, लखनऊ, ये सब इसको याद कर लेना है कि भाई कौन कौन से सन में हुआ है। जैसे उत्तर प्रदेश में हम लोग एग्ज़ाम देंगे तो अलीगढ़ है, लखनऊ है, इनके बनारस को तो याद ही होंगे। और उसके बाद जैसे 1923 में इंच कैप आयोग आया लीडिंग के समय में। 1929 में हार्टोंग समिति बनी इरविन के समय में, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था? प्राइमरी एजुकेशन की बात करी थी, ग्रामीण शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा उसके बाद, ठीक है। उसके बाद 1937 में वर्धा प्लान जाकिर हुसैन के द्वारा इसे पेश किया गया। उसके बाद 1944 में सार्जेंट योजना आई। और फिर देखिए आज़ादी के बाद हमारे ये वाले हैं, ठीक है। ये देखिए हमने इसमें बना दिया है कि आज़ादी के बाद क्या चीज़ें हुई हैं। तो सबसे पहले 1948-49 में राधाकृष्णन आयोग बना, जिसे विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है। कभी कभी पूछ देता है विश्वविद्यालय आयोग, तो इसे ही राधाकृष्णन आयोग भी कहते हैं। फिर उसके बाद 1964-66 में कोठारी कमीशन का गठन किया गया शिक्षा के लिए। फिर उसके बाद पहली शिक्षा नीति हम लोग प्राप्त करते हैं 1968 में। और फिर उसका 8, जैसे 68 है उसका 8 6 कर दो। 1986 में हम लोग नवीन शिक्षा नीति प्राप्त करते हैं, और अभी 2020 में हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में प्राप्त करी। तो हमें बस भाइयों बस यही है कि देखिए बहुत ज़्यादा बिना फालतू वाली बातें कोई नहीं करना है, ना मुझे करना है ना आपको करना है। एग्ज़ाम आपको देना है, अच्छे से देना है। तो इसलिए मैं बस इतना चाहता हूँ, आप रिव्यू दीजिए, जो अगर आपको सही लगता है तो मैं ऐसे और अच्छे वीडियो, मतलब प्रत्येक टॉपिक जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है उस टॉपिक का बताएंगे। मैं आपको पूरा उसमें सहयोग करूँगा, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे जितने भी जो भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है। चलिए ठीक है भाई, ओके भाई।